गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फर्स्ट लॉ से किस तरीके से डिफर करता है। उसमें सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था कि सेकंड लॉ ने जो है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको दो स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं और दोनों की दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जस्ट जो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि केल्विन प्लैंक जो है उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था। ठीक, तो एक स्टेटमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज क्लॉसियस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट में से हमने अभी जो कवर किया है वो कौन सा है? अभी आपने जो कवर किया है वो आपके पास है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन प्लैंक आपने पढ़ लिया है। अब आपको जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। फिर से आपने कल वाला वीडियो वैसे देखा ही होगा, बट फिर भी हमने केल्विन प्लैंक में क्या कहा है। हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जब देखते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि केल्विन प्लैंक कहते हैं कि ऐसी कोई भी साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो केवल सिंगल थर्मल रिजर्वायर पर एक्ट करे और जितनी भी हीट उससे एक्सट्रैक्ट करती है उसको पूरा कन्वर्ट कर देगी किसमें? वर्क में। ठीक है, तो ये केल्विन प्लैंक का कहना था। हमने देखा था, उसको डिटेल भी किया था। ठीक है, और यहाँ से हमने कंक्लूड ये किया था कि ऐसी जो मशीन होती है जो ओनली सिंगल थर्मल रिजर्वायर पर वर्क करती है और टोटल हीट को वर्क में ट्रांसफर कर देती, इसको उन्होंने कहा था PMM2, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इन्होंने यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर PMM2 इज इम्पॉसिबल देन व्हाट इज पॉसिबल। तो इन्होंने बोला था कि द हीट इंजन इज पॉसिबल। और हीट इंजन में इन्होंने क्या बताया था, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ। हीट इंजन में इन्होंने बोला था कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई सोर्स है, ये आपके पास सोर्स है जिसका टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे है, यहाँ से आपने हीट ली है जिसको आप बोल रहे हैं कि आप हीट दे रहे हैं, और यहाँ पर आपने एक साइक्लिक डिवाइस बनाया हुआ है। इस साइक्लिक डिवाइस से आगे आपको एक वर्क आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वर्क आउटपुट। तो ऐसा नहीं होगा कि टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ये तो PMM2 बोलता है, ये PMM2 बोलता है कि एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करेगी? टोटल हीट को वर्क में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन ये तो क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या था? पॉसिबल ये था कि QH हीट ली, उससे W वर्क आउटपुट था, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है जो कहाँ पहुंच गई है? लोअर टेम्परेचर पे पहुंच गई है। जो टेम्परेचर कौन सा है? अपना सिंक का टेम्परेचर है। क्लियर यहाँ तक बात? ये हमारा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। किसका है? केल्विन प्लैंक का। उन्होंने ये बात समझाई थी। तो एक चीज आई थी PMM2 की, और फिर जब ये सेटअप पॉसिबल हो जाता तो इसी साइक्लिक डिवाइस को इन्होंने बोला है हीट इंजन। इन्होंने इसको क्या कहा था? हीट इंजन। हमने हीट इंजन के बारे में जो चीजें पढ़ी है उसमें हीट इंजन में हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल दी है। हमने एफिशिएंसी निकाली है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होती है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है ना। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वर्क आउटपुट मिल रहा है। और आपने सप्लाई क्या किया है या हीट क्या दिया है? मतलब आपने जो इसको इनपुट दिया है वो क्या दिया है? जो हीट निकली है। तो ये आपने हीट इंजन की एफिशिएंसी बताई थी। फिर आपने कहा था कि अगर आपके पास कौन सा साइक्लिक डिवाइस है? जो आपके पास PMM2 है। क्या है? PMM2। तो इसके लिए एफिशिएंसी जो है 1 के इक्वल आ रही थी, कल हम देख चुके हैं, जो कि कितनी होती है? 100%। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी साइकिल के लिए या किसी भी हीट इंजन के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। पर किसकी एफिशिएंसी है ये? किसकी एफिशिएंसी 100% होती है? तो PMM2 की। केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग PMM2 की एफिशिएंसी 100% होती। तो फिर किसकी नहीं होती? तो हमने कहा था कि हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? तो 1 माइनस QL डिवाइडेड बाय QH होती है। और ये जब हमने बताया था तो हमने कहा था कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1 और लेस देन 100%। यहाँ तक हमने कल स्टडी कर लिया था। हमने बता दिया था कि हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है। क्लियर है? चलिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार प्रीवियस लेक्चर पहले देखिएगा, देन इस पे आइएगा। क्योंकि ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो अभी जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इसके पहले आपको बहुत सारी बेसिक टर्म्स पढ़ना जरूरी है। तो इसके सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किए मुझे 2 दिन हो गए। तो आपके पास 2 वीडियो ऑलरेडी है, आप उनको देखिए। एक कंपैरेटिव स्टडी है, देन उसके बाद केल्विन प्लैंक, और आज अपने पास आने वाला है क्लॉसियस स्टेटमेंट। करेंगे स्टार्ट? ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको फिर से दे दिया है। अगर हम क्लॉसियस की बात करते हैं तो इनकी स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है ना। और
और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लॉसियस जो है उन्होंने और जो आपके केल्विन प्लैंक, इन दोनों ने जो आपका स्टेटमेंट दिया था, दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव टाइप के हैं, दोनों स्टेटमेंट है ना नेगेटिव है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इस स्टेटमेंट से आपको कितनी बात समझ में आती है, और अगर नहीं आती है तो फिर इसको मैं अपने टर्म में, जैसे मैंने आपको केल्विन प्लैंक का भी एक और स्टेटमेंट बताया है, वैसे ही कुछ आपको मैं इसका स्टेटमेंट क्लॉसियस का भी बताऊंगा। चलिए इसको देखिएगा जरा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट ही ये, सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, किसने दिया है, तो क्लॉसियस ने दिया है। क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, बोल रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल, अगेन यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आ रहा है इम्पॉसिबल, इसीलिए कल हमने इसको बोला था कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं दोनों। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, फिर से ये बात तो क्लियर है कि कल आपको बोला ही था कि आपको जो भी प्रोसेस बनाना है वो साइक्लिक के लिए लिखेंगे आप। लिखा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस unaided by extra agency, unaided मतलब कोई भी एडिशन नहीं करेंगे आप, unaided by an extra agency to convey heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। ठीक है, अब आपको कितनी बात समझ में आई वो ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा सिंपल मीनिंग करके बताता हूँ। इनको ये बोलना चाह रहे हैं, पहले मीनिंग सुनिए फिर एक बार पढ़ लेना। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास आप ऐसा कोई भी एक साइक्लिक डिवाइस नहीं बना सकते हैं, कोई भी ऐसा साइक्लिक डिवाइस नहीं बना सकते हैं जिसके ऊपर आप हीट एडिशन ना करें, जिसके ऊपर आप कोई वर्क डन ना करें, जिसके ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा एजेंसी से एक्सटर्नल इफेक्ट ना डालें, और वो लोअर टेम्परेचर की हीट को हायर टेम्परेचर पर पहुंचा दे। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब था कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, बिना किसी एक्सटर्नल एडिशन ऑफ वर्क के, बिना एक्सटर्नल एडिशन ऑफ हीट के, बिना एक्सटर्नल एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी के या इफेक्ट के आप लोअर टेम्परेचर की हीट को हायर टेम्परेचर पर नहीं पहुंचा सकते, ये कहना चाहते थे क्लॉसियस। ठीक है, तो क्लॉसियस की बात अब आपको समझ में आई। इनको थोड़ा सा सिंपल करके लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स heat of itself cannot flow from colder to a hotter body। इनका कहने का मतलब है कि जो हीट होती है उसको आप ऑटोमेटिकली, या हीट खुद जो होती है itself लिखा है ना, वो अपने कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी पे ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं हो सकती, ये क्लॉसियस का कहना था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो क्लॉसियस ने बोला, इनका जो अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए, अज्यूम करिए आपके पास एक सिंक है, एक सोर्स है आपके पास, और एक आपके पास यहाँ पर बीच में कोई आपने साइक्लिक डिवाइस लगाई हुई है। ठीक है, चलिए ये एक साइक्लिक डिवाइस है जो कहाँ पर वर्क कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा सोर्स हो चुका है, और ये हमारा क्या है, सिंक है। सोर्स का जो टेम्परेचर होगा वो आपको पता ही है कि इसका टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे होता है सोर्स, है ना, और ये आपका लोअर टेम्परेचर का होता है। यहाँ पे आपने बनाया है साइक्लिक डिवाइस, क्या बनाया, साइक्लिक डिवाइस, और आपने क्या किया, आपकी जो हीट है वो आप QL हीट को कहाँ पहुंचा रहे हैं, QH पर पहुंचा रहे हैं, और ऐसा पहुंचाने में, ऐसा करने में आपने एक्सटर्नली कोई भी वर्क आउटपुट नहीं दिया है, मतलब यहाँ से जो इनपुट आपने ये W0 रखा। ये जो बात आपके सामने लिखी हुई है, जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, क्या ये आप समझ पाए? ये क्लॉसियस का कहना था कि ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। क्या है ये? इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि देखिए हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, हीट फ्लो हो रही है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, और इस साइक्लिक डिवाइस को आपने कोई भी वर्क इनपुट आपने नहीं दिया है, कोई भी आपने इसको एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल एजेंसी से कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट का जाना इम्पॉसिबल है, ये कहना था इनका, क्लॉसियस का। ठीक है, क्लॉसियस ये बोले कि ऐसा ऐसा होता है भाई। ठीक, तो फिर अब क्या किया जाए?
तो यहाँ से हमको जो पढ़ना है वो है क्लॉसियस की कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, उससे दो कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, जिसमें एक आपने बताया है पीएमएम2, एक आपने क्या बताई है पीएमएम2 बताई है, और दूसरी आपने बताई है कि आपका जो है हीट पंप, हीट इंजन, ये आपकी दो चीजें फर्स्ट स्टेटमेंट से निकल के आई। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं, consequences of Clausius statement, ठीक है ना। चलिए करें स्टार्ट, वन सेकंड करते हैं स्टार्ट। देखिए जब आप कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं तो फिर से बात आती है कि कितने दिए इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर आपको जो आपके क्लॉसियस के जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलने वाले हैं, जो इन्होंने प्रोवाइड किए थे, वो टोटल 3 दिए थे, 3 मिलते हैं, ठीक। तो इनको देख लेते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। देखिए पहला इनका कहना था, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट है, इससे क्या पता चलता है हमें, तो यहाँ से पता चलता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, है ना। ये समझा रहा हूं मैं अभी, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ठीक, तो सेकंड इन्होंने बोला था, यहां से हमें मिला कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। आपके लास्ट टॉपिक के लिए जहां आरएसी लिखा है, वहां की एक बेसिक, बहुत बेसिक शुरुआत हुई, ठीक। और तीसरा इन्होंने बोला था, यहां से हमें पता चला था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, ठीक। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखना है, जो किसने दिए थे, क्लॉसियस ने दिए थे। करें स्टार्ट, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, जहां पे इन्होंने बोला डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक। आज की डेट में ये जो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटी सी बात है, क्या इसको बताने की जरूरत है या ये बोलने की क्या जरूरत है, हमें पता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो पता चलता है। क्या पता चलता है, किस बात की बात कर रहे हैं हम इस बात की बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए जैसे आपने अभी अभी चाय बनाई, ठीक है, चाय बनाई है और उसको आपने कप में निकाला और उसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, आपने उसको खुला छोड़ दिया है। क्या होगा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक। वाह, क्या बड़ी बात बताई आपने। ये आप प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना, ये प्रैक्टिकली आप देखते हैं। तो इस तरह हुआ क्या है, एक्चुअल में चाय का जो टेम्परेचर है वो कम क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ कि जब चाय आपने बनाई थी, तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, उसके पास हीट ज्यादा थी, उसके पास क्या ज्यादा थी, हीट ज्यादा थी। जब आपने उस चाय को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो जो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आपकी चाय की हीट जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी आपकी किसको, एटमॉस्फेयर को। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। ये किसको ट्रांसफर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है, क्या ये हायर टेम्परेचर या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे हुआ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हुआ है। तो आप बोलेंगे यस, ऐसा ही हुआ है कि चाय जो थी उसका टेम्परेचर ज्यादा था और जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसका टेम्परेचर कम था, तो चाय ठंडी हो गई, मतलब चाय का टेम्परेचर कम हुआ। तो चाय की हीट सप्लाई हुई है किसको, सराउंडिंग को या एटमॉस्फेयर को। तो यही बात पहली चीज जो बताई थी क्लॉसियस ने, उन्होंने क्या कहा था कि जो हीट होती है हमारी हीट होती है, वो हमेशा, हीट जो है हमेशा कहां से कहां फ्लो होगी, तो हीट हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट फ्लो की जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आगे क्या बात समझी, किनका कहना था, ये कहना था क्लॉसियस का। क्लॉसियस ने पहले अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि अगर ये सोर्स है ना, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, ज्यादा है कुछ, और ये आपके पास क्या है, सिंक है जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आपकी हीट फ्लो जो होगी, हीट फ्लो रेट, इसको हम बोलते हैं
हीट फ्लो रेट, क्या बोलते हैं इसको आप, हीट फ्लो रेट या रेट ऑफ हीट फ्लो। ये डॉट का मतलब होता है, ये डॉट का मतलब ऊपर लगा होता है, तो ठीक है। हीट फ्लो रेट कहां से कहां जा रही है हीट, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इनके कहने के अकॉर्डिंग हम यहां से बोल सकते हैं, इस स्टेटमेंट में ये निकल के आया कि हीट ऑलवेज flows from higher temperature to lower temperature, ठीक है ना। ये इनका पहला कॉन्सिक्वेंसेस है। कैसे पता चला, कैसे इन्होंने ये बात बोल दी, तो फिर इन्होंने समझाया कि देखिए रिवर्स डायरेक्शन जो है ना, रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल नहीं थी। ये वाली डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, ये वाली डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये पाथ पॉसिबल नहीं है। समझ गए क्या, है ना। ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉट पॉसिबल without any external source या एजेंट, जैसे इनके स्टेटमेंट में लिखा वैसे ही बोलते हैं, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये वाली बात पॉसिबल नहीं। हाँ, आपने अगर एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो अभी हम समझ रहे हैं, एजेंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ तक की बात अगर ठीक है, समझ में आ गई हो, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो नॉर्मल सा है, जिसमें आपको केवल ये जानना है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो जो है वो किसने दी थी, कैसे पता चला था। तो वो आया था, हमें कहां से मिला था, वो मिला था कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1 ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट या क्लॉसियस, पहला क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है उससे हमें कॉन्सिक्वेंसेस नंबर पहला मिला है। अब हम बात करेंगे दूसरे की। चलिए दूसरा, यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पढ़ने वाले हैं, देन आप हीट पंप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो हमें सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस मिला है वो क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज अज्यूम करने को बोल रहा हूँ, देखिए। मान लेते हैं कि अपने पास ये है, ठीक है। अज्यूम करना, ये जो है ये आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, हायर टेम्परेचर की बॉडी है ना, और ये आपकी लोअर टेम्परेचर की बॉडी। इसको मैं बोल रहा हूँ TH, इसको मैं कह रहा हूँ TL, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका रूम है, क्या है ये, रूम। अज्यूम करना है ना, ये आपको क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये आपका रूम है। अब आप रेफ्रिजरेटर पढ़ने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि जो एक लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। क्या कर सकता है, जो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है उसको अपन रेफ्रिजरेटर कहते हैं, ठीक है। तो देखना, ध्यान से सुनना, क्या ये मैं बता सकता, ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये लोअर टेम्परेचर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, हायर टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मेरा लोअर टेम्परेचर है या जो मेरा रूम है, वो रूम जो है वो हमेशा, अगर मैंने जैसे एसी चालू किया या रेफ्रिजरेटर की बात करें अगर अपन, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो रूम है वो हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया है कि मेरा रूम जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा रूम जो है वो TL है, तो उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसकी एडिशनल जो हीट है या जो बार-बार जो प्रोड्यूस होगी है, यहाँ पे जो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, उस एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको आपको सप्लाई करना पड़ेगा टू दी हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर वाली जो बॉडी होगी उस पे। अब हायर टेम्परेचर पे कौन सी बॉडी है आपकी, आप मान सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे आपका सराउंडिंग है। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको हीट यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। आपको हीट जो है, जो लोअर टेम्परेचर की हीट है, उसको आपको कहाँ पहुंचाना है, हायर टेम्परेचर पे पहुंचाना है। क्या ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में, आप बताइए मुझे। आपके पास एक
क्या है, आप पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि जो किसी एक प्लेस का या एक सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके। ठीक, हमने बोला रेफ्रिजरेटर जो होता है वो कूलिंग के लिए यूज होता है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो लोअर टेम्परेचर को मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरा क्या है, रूम है ये, और यहाँ पर ये जो रूम है इसका टेम्परेचर मुझे हमेशा कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगी? एक डिवाइस। अभी डिवाइस कैसी होगी उसको देखिए। ये डिवाइस जो होगी, ये डिवाइस जो होगी ये काम करेगी किस किस के बीच में? तो ये काम करने वाली है हमारे ठीक, देखिए ये मैं मानता हूं कि मैंने यहाँ पे डिवाइस लगाई है जिसको मैंने बोला रेफ्रिजरेटर। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये यहाँ से टेम्परेचर उठाएगा, मतलब यहाँ से जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ की जो हीट होगी उस हीट को ये क्या करने वाला है, ये सप्लाई करने वाला है टू दी सराउंडिंग, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है। पर ये भी तो हमेशा, मैंने बताया एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये भी तो कांस्टेंट ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये क्या किया, टेम्परेचर यहाँ से कुछ हीट ली, जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना उसको लिया। किसने लिया? किसने लिया? तो आपके पास रेफ्रिजरेटर है और उसने सप्लाई कर दिया किसको? हायर बॉडी को। अब ये अगर सिस्टम हो रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये ऐसे ही पॉसिबल है जैसा ये डायग्राम बना ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें एक चीज की कमी है। वो क्या कमी है? हमारा क्लॉसियस जो है ना, क्लॉसियस बोलते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है कि लोअर बॉडी का टेम्परेचर हायर बॉडी पे चले जाए। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क जीरो नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क एडिशनल उसको देना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कुछ न कुछ वर्क इनपुट ले रहा होगा। क्या ले रहा होगा? वो वर्क इनपुट। आई क्या बात समझे? और अगर ये वर्क इनपुट है तो फिर इसका मतलब ये है कि QL जो होगी वो हीट हायर टेम्परेचर को भेज दी जाएगी। और इस समय याद रखना कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, वर्क डन जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसने लोअर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लोअर बॉडी के टेम्परेचर को कहां पहुंचा दिया है? हायर बॉडी के टेम्परेचर को पहुंचा दिया। ये लोअर बॉडी की हीट को हायर बॉडी पे पहुंचा दिया। अब ये जो सिस्टम आपके पास बना हुआ है ये है आपका रेफ्रिजरेटर। ये क्या है आपका? ये आपका रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना? अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो इसके हम क्या लिखेंगे? मैंने कल आपको बताया था, कल अगर मैंने हीट इंजन के लिए बताया तो एक बात और सुनिएगा कि जो आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसमें आपके पास दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है कि आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा और एक आपके पास क्या है? हीट पंप। तो हम इन दोनों की, हीट पंप हो चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, इन दोनों की हम क्या निकालते हैं? तो इन दोनों की हम COP फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? COP। ये बात याद रखना है। जैसे आपने हीट इंजन में एफिशिएंसी निकाली थी वैसे ही जो आपका रेफ्रिजरेटर और आपका हीट पंप होता है इनकी हम COP फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अभी COP क्या होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। COP का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। है ना? COP का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो COP की बात आई है तो हम COP फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं COP ऑफ, किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक, तो पहली बात तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर करें उसके पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि COP निकाला कैसे जाता है। ठीक है, एक जनरल फार्मूला है COP फाइंड आउट करने का, हमेशा यही फार्मूला होगा। तो जो COP होता है, COP जो होता है वो हमेशा निकाला जाता है, आपके पास आता है डिजायर्ड इफेक्ट, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये कहलाता है COP। चाहे वो हीट पंप का हो चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर का हो, दोनों का COP और यही कहलाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट और वर्क इनपुट। बढ़े आगे। अब इसके बेसिस पे आपको लिखना है फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, किसका COP निकालना हूं इस बार? रेफ्रिजरेटर का। ठीक है,
तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा वो क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट या रेट ऑफ वर्क इनपुट या कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, चला ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, मेरे लिए यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो ये लोअर बॉडी को टेम्परेचर, ये लोअर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना। बताइए डिजायर्ड इफेक्ट क्या मेरा इस लोअर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और ये मेंटेन टेम्परेचर होता कैसे है, ये मेंटेन हो रहा है अगर मैंने QL यहाँ से निकाल कर सप्लाई कर दी हायर बॉडी को। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट। समझ में आई क्या बात, ये हमारा एक्चुअल में डिजायर्ड इफेक्ट है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अगर आपकी इतनी हीट, कितनी हीट, QL हीट अगर बार बार यहाँ से निकलकर कहाँ सप्लाई कर दी जा रही है, हायर टेम्परेचर को सप्लाई कर दी जा रही है या सोर्स को सप्लाई कर दी जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो लोअर बॉडी है ये क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे। बोलिए हाँ है ना। हमारे रूम से जो हीट जो है, हमारे रूम से जो हीट है QL, उसको निकाल के हमने ऊपर सप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए डिजायर्ड इफेक्ट तो यही हुआ ना, मेरे लिए डिजायर्ड इफेक्ट यही होगा। आगे बात समझें, बस ये यहाँ पे इतना ही समझना है। अगर ये समझ गए आप तो आपका काम बन जाएगा। डिजायर्ड इफेक्ट आपका कौन सा होगा, डिजायर्ड इफेक्ट आपका होगा QL। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम यहाँ से फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्क इनपुट। आप बताइए, देखो वर्क इनपुट यहाँ पे अभी तो 0 है। डिजायर्ड इफेक्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, COP जो होगा, COP आपका रेफ्रिजरेटर का जो आने वाला है वो कितना आएगा, डिजायर्ड इफेक्ट आपका है QL, क्या है QL डिवाइडेड बाय W इनपुट। ठीक, अब हमें यहाँ से निकालना है W इनपुट। कैसे निकालोगे W इनपुट, जरा ध्यान से देखिए। मेरा जो इन हुआ है रेफ्रिजरेटर में, इन क्या है, वो है मेरी QL और W इन। QL और W इन जो है इन हो रहे हैं और आउट क्या हो रहे हैं QH। तो अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि W इन जो है वो किसके बराबर है, सॉरी जो मेरा QL प्लस W इन, QL प्लस W इन जो है वो किसके बराबर आ गया है, तो वो आया है QH के बराबर। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या निकल के आया, ये निकल के आया मेरी इक्वेशन, जिससे मैं ये पता करूंगा कि मेरा वर्क डन कितना होगा, वर्क इनपुट मुझे कितना देना पड़ेगा। चलिए तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फाइनली COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू Q ऑफ L डिवाइडेड बाय, अगर केवल वर्क इनपुट लिखना है तो मैं QL को इधर ले जा सकता हूँ, मतलब ये हो जाएगा QH माइनस QL। ठीक, ये है आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हमने क्या निकाला है अभी, हमने फाइंड आउट किया है COP। क्या फाइंड आउट किया हमने, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो होता है QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। याद रखिएगा इस बात को, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अच्छा यहाँ आगे समझ में, ठीक है बताइए। चलिए ये काम करता है, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अभी आपके लिए। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सिक्वेंस, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की। क्या है थर्ड, वो बोल रहा है हीट पंप के बारे में बताइए। तो अपन हीट पंप देख लेते हैं। तीसरा यहां से देख रहे हैं, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। ठीक, इसको समझते हैं ये क्या है। अगर हीट पंप की बात करें, है ना, तो हीट पंप क्या होगा, तो इसके लिए भी सेम जैसा आपने रेफ्रिजरेटर को देखा है वैसा ही सेम मैं आपके पास एक और डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ।
सुनिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये फिर से हमारा हायर टेम्परेचर की बॉडी हो जाएगी और ये लोअर टेम्परेचर की बॉडी हो जाएगी। ठीक, अब हीट पंप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस जो एक साइकिल में वर्क करे और किसी एक बॉडी का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर मेंटेन करके रख सके। मान लीजिए विंटर सीजन है, ठीक है, क्या है, विंटर सीजन है, और आपको जो आपका रूम है, आपने इस बार रूम जो अज्यूम किया है वो ये होगा, ठीक है, आपका जो रूम है वो रूम आपको किस टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, तो आपको वो मेंटेन करके रखना है हायर टेम्परेचर पे। हाँ ना, क्यों हायर टेम्परेचर पे करोगे मेंटेन, क्योंकि आपको विंटर सीजन में ये इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रूम अज्यूम कर लिया हायर टेम्परेचर पे, और ये मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका सिंक है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर क्या लगाया है, सुनिएगा ध्यान से, मुझे कौन सा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, तो मुझे हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, मुझे हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और ये क्या है, ये सिंक होता है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है। अब अगर मुझे हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, अगर मेरे पास कोई डिवाइस नहीं होगी, तो आप सोच के देखिए जो हीट होगी वो क्या करेगी, हायर टू लोअर हीट क्या होती जाएगी, बार बार ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। तो मुझे अगर डिजायर्ड इफेक्ट मेरा हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना है अगर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा हीट को सप्लाई करना पड़ेगा टू दी हायर एनर्जी लेवल या हायर हीट पर या हायर टेम्परेचर पर। ऐसा अगर आप क्या कर पाए, हर बार सिंक से हीट को कहाँ सप्लाई कर पाए आप, आपके रूम पर, तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसा हायर टेम्परेचर पे मेंटेन रखने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी हायर है, ऐसा नहीं है। ये बात चल रही है किसकी, ये बात चल रही है हमारे विंटर सीजन की, जहां आपके रूम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर, आपके पास सराउंडिंग में तो इनफाइनाइट एनर्जी है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी लेकर, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर किसको सप्लाई करते रहेंगे, रूम को सप्लाई करते रहेंगे, जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्या यहाँ तक बात ठीक है? अगर इतनी बात ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको ये जो हीट ऊपर सप्लाई होगी, ऐसा डायरेक्टली तो हो नहीं सकता है, तो हमें एक साइक्लिक डिवाइस चाहिएगा, और उस साइक्लिक डिवाइस का नाम है हीट पंप। उस साइक्लिक डिवाइस का नाम क्या है, हीट पंप। ठीक, एक साइक्लिक डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपका लोअर बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके कहां पहुंचा रहा है, हायर बॉडी पे पहुंचा रहा है, ये कहलाता है, ये सेटअप आपको जो दिख रहा है ये हीट पंप का है, लेकिन अभी भी अधूरा है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया आपको। और क्लॉसेस भी बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोअर बॉडी से हीट जो है वो हायर बॉडी पे विदाउट एक्सटर्नल एजेंट के चले जाए। तो वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वो एक्सटर्नल एजेंट है हमारा वर्क। वो हमारा एक्सटर्नल एजेंट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वर्क डन। वो वर्क डन जो आप इस हीट पंप पे करने वाले हैं, वर्क इनपुट। ठीक है ये बात। और इस बार फिर से हम कहेंगे कि जो वर्क इनपुट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और नहीं होता भी नहीं। ठीक है, क्लियर इतना। अब जैसे हमें पता है कि हमें सीओपी निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा इसका, सीओपी। और सीओपी निकालना रहेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको कि डिजायर्ड इफेक्ट बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो तो ये है ना। डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा होगा इसका, आपका हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का जो भी होता है डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि आपको यही तो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो देखिए आगे। ठीक है, चलिए मैं यहां से लिख रहा हूं सीओपी ऑफ हीट पंप। सीओपी ऑफ हीट पंप क्या लिखेंगे आप, फिर से लिखेंगे आप डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय जो आपने वर्क इनपुट दिया है। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, डिजायर्ड इफेक्ट है QH। कौन सा डिजायर्ड इफेक्ट है आपका, QH, क्योंकि आपको मेंटेन क्या करके रखना है, ये QH मेंटेन करके रखना है। तो QH और वर्क इनपुट की बात करें फिर से, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां से फिर से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा वर्क इनपुट है, जो मेरा वर्क इनपुट है वो किसके बराबर है। तो देखिए आपने QL सप्लाई किया हीट पंप को, और ये W in दोनों सप्लाई करके तब क्या आता है, QH आता है। तो QL इक्वल्स टू QL प्लस W in जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा QH के बराबर। ठीक,
ये आपका वर्क इनपुट हो गया, है ना। तो बस आप प्लेस कर दीजिए वैल्यू QH की, तो W इन की QH तो आपका QH ही रहेगा। W इन की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो W इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि वो हो जाएगी QH माइनस W QL, QH माइनस QL जो होगी वो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, COP ऑफ हीट पंप की वैल्यू, ठीक है। ये आया आपका COP ऑफ हीट पंप, ठीक। चलिए ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगी और डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम मैंने आपको बनाना समझा दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डायग्राम कैसे बन गया है, बट बड़ा आसान है। आपको केवल डिजायर्ड इफेक्ट समझना है, आप बना क्या रहे हैं वो आपको पता है। आपको पता है कि आप हीट पंप बनाने जा रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर बनाने जा रहे हैं, जो भी आप बनाते हैं वो आपको पता है, इसलिए बड़ा आसान होता है, ठीक है। यहाँ तक बात है ना। चलिए तो आपके पास तीन कॉन्सिक्वेंसेस, एक जिसमें आपने बोला कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगी, आपने बता दिया कि डायरेक्शन जो होती है हमेशा हीट फ्लो की डायरेक्शन जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, तो वो होती है हमारी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा किधर से किधर फ्लो होगी, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट फ्लो होगी, ये हमने बता दिया है डायरेक्शन। कैसे पता चली थी, क्लॉसियस स्टेटमेंट से। दूसरा हमने बोला रेफ्रिजरेटर बताना है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लोअर टेम्परेचर को क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं कि रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा हीट पंप को, किसको देखा, हीट पंप। अब हीट पंप क्या करता है, तो हीट पंप हायर टेम्परेचर की जो हीट होगी, हायर टेम्परेचर की जो एक सिस्टम होता है उसकी हीट को मेंटेन करके रखता है, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कैसे पॉसिबल होता है, वो अपने सिंक से या लोअर टेम्परेचर से एक्स्ट्रा हीट को लेकर किसको सप्लाई कर देता है, हायर बॉडी को सप्लाई कर देता है, और वो आपका हीट पंप कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात बोलिए, क्लियर। चलिए इतना अगर ठीक है तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ से बता रहा हूँ, देखिएगा। आपके पास, आपको मैंने ये तो बता ही दिया था कि हमारा जो केल्विन और केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस जो है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कैसा क्या है, तो अब उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस जो है ना क्या क्या बातें कर रहे हैं। सुनिए, देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक। अपन केल्विन प्लैंक को पहले देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्या क्या प्रोड्यूस कर, किसे क्या मिला हमें यहाँ से, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट मिला। तो ये बात तो आपको भी पता है कि हमने जो पढ़ा है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस ही तो था उस समय जो आप पढ़ रहे थे। कौन सा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जिसमें आपने बोला था कि हमें हीट इंजन मिला है। क्या मिला था, हीट इंजन। ये वर्क आउटपुट देता है आपको, इससे आपको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट। ये आपने कल पढ़ा था, ठीक। दूसरा बोल रहा है, आपके क्लॉसियस कहते हैं कि क्लॉसियस ये बोल रहे हैं कि जो क्लॉसियस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है, तो वो वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, वर्क एब्सॉर्बिंग। तो अभी आप देखिए हमने यही तो लिखा है हर बार कि हमें क्या देना पड़ रहा है, वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, वर्क इनपुट। आगे बात समझ में, दोनों में ये डिफरेंस बेसिक समझ में आया। एग्जांपल लिखें, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड बात करते हैं, लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम हीट इंजन के नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। इनके कहने का मतलब ये है कि एक जो हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% नहीं हो सकती, और ये बात भी हमने पढ़ ली है। ये नॉट याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नॉट है, ठीक। कौन, हीट इंजन 100% एफिशिएंसी वाला नहीं हो सकता। वैसे ही बोल रहे हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस हीट पंप कैन नॉट हैव इनफाइनाइट सीओपी। क्योंकि यहाँ पर जो आप बात करते हैं, यहाँ पर जो आप बात करते हैं वो सीओपी की करते हैं। किसकी बात करते हैं, सीओपी। सीओपी क्या होता है, तो वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट। समझिएगा इसको, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय आपका वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट को देखिए, आप अगर मान लीजिए एक ऐसा इफेक्ट चाह रहे हैं कि आपका हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर कुछ भी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना है, आइदर लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना होगा तो उसकी एक्स्ट्रा हीट को हमें हायर पे पहुंचाना होगा,
और अगर हायर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा तो उसका हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखने के लिए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों केसेस हैं तो हमें दोनों केस में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। लेकिन इनका कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो देखिए अगर मैं किसी समय वर्क इनपुट जो है, वर्क इनपुट अगर जीरो कर दूं, क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट ही फेल हो गया ना। उन्होंने तो बोला था इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, साइक्लिक डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन अ टू डिफरेंट थर्मल रिजर्वायर एंड सप्लाई हीट फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो वर्क इनपुट अगर आपने जीरो कर दिया गलती से, तो ये क्या देता है आपको, ये देता है COP बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। COP इनफाइनाइट हो जाता है। और ये जो बात लिखी हुई है, ये इम्पॉसिबल है। कैसी बात है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो COP इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है और हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है, मतलब 100% वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों बातें आपके पास लिखी हुई कैसी हैं, इम्पॉसिबल बातें। ठीक, क्लियर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये देखा है कि केल्विन और प्लैंक में क्या दोनों, मतलब किस किस के बारे में बात करता है। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि ये दोनों जो हैं, दोनों की दोनों कैसे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसे हैं ये, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। चाहे आप केल्विन प्लैंक की बात करें, चाहे आप क्लॉसियस की बात करें, दोनों की दोनों नेगेटिव। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखेंगे अपन कि आपके पास जो केल्विन प्लैंक और इन दोनों का एक छोटा सा बेसिक आपको पढ़ना है कि दोनों का वाइलेशन कैसे होता है। क्या पढ़ना है, दोनों का वाइलेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये किसको दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक। बताता हूँ, समझा रहा हूँ इसको। ये किसको दिखाता है, तो ये केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट करता है। और ये वायलेट कर रहा है किसको, ये कर रहा है क्लॉसियस को। वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये भी क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे बात क्या बोलना चाह रहे हैं आप इसको समझिएगा। हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, हमारे पास यहाँ पे है T1। क्या है ये, T1। ये आपका T1 जो है ये कौन सा होता है, जो आप हायर टेम्परेचर की बात करते हैं वो T1। ठीक, इस T1 से आप देख रहे हैं दो अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। यहाँ पे एक हीट इंजन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हीट इंजन। अब हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है T1 से, जो क्या कर रहा है, वो हीट इंजन एनर्जी को ले रहा है या हीट को ले रहा है और पूरी हीट को जो है वो किसमें सप्लाई कर रहा है, पूरी हीट को सप्लाई कर रहा है वो वर्क में, है ना। और पूरी आपकी जो हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, वर्क में कन्वर्ट हो गई। और कोई भी एक्स्ट्रा आपको हीट का लॉस या Q2 नहीं मिला, मतलब QL, ये आप अक्सर क्या लिखते हैं, QH लिखते हैं, इसको आप क्या लिखते हैं, QL। तो यहाँ पर QL कितना हो गया, 0, है ना। तो उसने पूरी की पूरी हीट किसमें कन्वर्ट कर दी, W में कन्वर्ट कर दी। अब W जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, QH के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी हीट है, अब आपको एक और डिवाइस लगा दिया हमने यहाँ पर, जो हमारा क्या है, फिर से हीट पंप है, ये QL और ये आपका हो जाएगा QH। आपने लगा दिया यहाँ पर क्या, एक हीट पंप लगाया। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप आपके हायर टेम्परेचर पे एनर्जी सप्लाई करता है। तो उसके लिए कुछ वर्क इनपुट चाहिए होता है, तो हमने वो वर्क इनपुट यहाँ से दिया, ये वर्क इनपुट दिया। ठीक है, और वर्क इनपुट दिया तो वो वर्क इनपुट और ये QL, देखिए ये QL हो गया आपके पास, ये QL हो गया, ये आपका QH हो गया। तो QL प्लस QH मिलकर कहाँ सप्लाई हो रहे हैं, ऊपर सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहा है कि
ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इम्पॉसिबल है, ये बना हुआ इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि पहली बात तो यहीं से गलत होगी ना कि हीट इंजन जो होता है वो किसी भी एनर्जी को पूरी तरीके से, या हीट इंजन किसी हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये आपका W जो होगा वो QH के बराबर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस हीट पंप को जो एनर्जी मिलेगी वो भी गलत है यहाँ से, और QL को QH पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, QH को मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको वायलेशन बोला जाता है कि ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का उसको वायलेट करता है। क्लियर यहाँ पर? ठीक। और दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरा लिखा है वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्लॉसियस ने समझाया दो चीजें। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास कोई हीट पंप है तो वो कोल्ड रिजर्वायर से, कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर अपन कितना अज्यूम कर रहे हैं, T2 अज्यूम कर रहे हैं, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर अपन अज्यूम कर रहे हैं ये T1 है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि ये वाला टेम्परेचर आपका T2 का, ठीक है। तो T2 से हीट लेकर T1 पर पहुंचाना या हायर टेम्परेचर पे पहुंचाना विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट या विदाउट एनी वर्क इज वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने ऐसा मना कहा था, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से टोटल फिर से हीट इंजन काम करने लगे और इतना वर्क आउटपुट, इसको छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई आपको? ये केवल इसलिए दिखाया है क्योंकि ऐसा आपको मिल जाए कभी कहीं पर तो आप समझ पाए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और जो आपने स्टेटमेंट अभी पढ़े हैं वही काम के हैं। ये आपके पेपर में भी शायद नहीं पूछा जाएगा, इसको पूछने का तरीका नहीं है ना उनके पास, इसलिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। आपने दोनों स्टेटमेंट के वायलेशन वगैरह देख लिए हैं, आपने क्लॉसियस और केल्विन को पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ से मुझे आपको कुछ चीजें और बताना है, वो देखिए। हम कुछ रिलेशंस निकालने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जो आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। किस किस के बीच में निकालते हैं? देखिए, पहला हम निकालते हैं बिटवीन COP of heat pump and COP of refrigerator। पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो रिलेशन हम निकालने वाले हैं वो क्या है? बिटवीन COP of heat pump and COP of refrigerator निकालना। क्लियर है ना? चलिए, अभी हमने देखा कि COP of heat pump और COP of heat pump क्या होता है, COP of रेफ्रिजरेटर क्या होता है। COP of रेफ्रिजरेटर की बात करें तो क्या ये QL अपॉन QH माइनस QL था? रेफ्रिजरेटर QL अपॉन QH माइनस QL, ठीक है। और अगर हम बात करें COP ऑफ हीट पंप की, COP ऑफ हीट पंप की बात करें तो COP ऑफ हीट पंप कितना है? तो वो है आपका QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। क्लियर? इसको भी देख लीजिए आप, ये रहा COP ऑफ हीट पंप कितना है? QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। क्लियर? अब इन दोनों में मुझे रिलेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से किसी एक में, दोनों में से किसी एक में, मान लीजिए मैंने ये जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है इसमें मैंने एक 1 ऐड कर दिया। COP प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 करता हूं मैं, क्या करता हूं? प्लस 1। देखो रिजल्ट मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको भी एंड रिजल्ट ही याद रखना है, बाकी का कोई काम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे QL डिवाइडेड बाय QH माइनस QL प्लस क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये QL एलसीएम ले लीजिए, QL एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? प्लस QH माइनस QL डिवाइडेड बाय आपके पास होगा QH माइनस QL। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। QL से QL क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या यहाँ पर? आपके पास बचा QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। क्लियर? आपके पास ये रिजल्ट आता है, और ये किसके बराबर में है? ये है COP ऑफ R प्लस 1 के बराबर। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ से बताइए कि ये QH बाई QH माइनस QL जो लिखा है, क्या ये COP ऑफ हीट पंप के बराबर है? तो आप बोलेंगे यस, ये जो बराबर है वो है COP ऑफ हीट पंप के बराबर, COP ऑफ हीट पंप। तो यहाँ से आपका फाइनल रिलेशन आ गया है, और वो जो रिलेशन है वो क्या है तो देखिए,
तो रिलेशन आपके पास है COP of heat pump is equals to COP of refrigerator plus COP of refrigerator plus 1। ये फाइनल रिजल्ट, ठीक, ये आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक बात? ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है, +1 कर देंगे तो आपको COP ऑफ हीट पंप मिल जाएगा। चलिए, एक रिलेशन तो ये हो गया। अब हम दूसरे रिलेशन को देखते हैं, ठीक। दूसरा रिलेशन देखो। अब आप किस किस के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, तो मैं एक साथ आपको बताता हूं। यहां पर रिलेशन बिटवीन COP of heat pump, COP of refrigerator and efficiency of heat engine। ये जब रिलेशन पढ़ा जाता है तो इसमें एक कंडीशन के साथ आता है ये रिलेशन, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन समझना जरूरी है। देखिएगा, कंडीशन है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो हीट पंप है और आपके पास जो हीट इंजन है, ये तीनों जो है, ये तीनों की तीनों डिवाइस जो है, पहली बात तो ये आपको पता है तीनों की तीनों साइक्लिक डिवाइस, और ये तीनों all three are working between same temperature difference, और इसको बोल सकते हैं सेम थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। ये यहाँ पे अगर आपने याद नहीं रखा तो ये जो लिखना है ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये अपने लिए क्या हो गया, एक अल्टीमेटली है कि अपने पास नोट हो गया है। ये आपको याद रख के वो फिर सॉल्व करना है। अगर रिलेशन निकालेंगे तो वो ये इसके बाद पे आएगा। देखिए, करेक्ट, स्टार्ट। चलो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। आपको चूंकि आपको पता हो चुका है, मैं फिर भी लिख देता हूँ मैं आपके पास आपके लिए। COP ऑफ हीट पंप कितना होता है, तो आप बोलेंगे, याद करना ही है आपको ये, है ना, QH अपॉन QH माइनस QL, क्योंकि फॉर्मूले में वहां डिराइव थोड़ी करने बैठेंगे अपन, है ना। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां फॉर्मूले डिराइव थोड़ी करना है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, तो रेफ्रिजरेटर क्या मेंटेन करके रखता है, लोअर टेंपरेचर को। वर्क इनपुट कितना होता है, QH माइनस QL, और जो आपकी एफिशिएंसी है हीट इंजन की, वो क्या देती है, हीट इंजन की एफिशिएंसी आउटपुट देती है। आउटपुट कितना मिलता है आपको, QH माइनस QL के बराबर, और आपको इनपुट कितना देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है QH। चलिए, दिख रहा है, समझ में आया यहाँ तक बात, समझने जैसा कुछ नहीं। चलिए इसको समझते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप, तो 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL, और वो सब ये पूरी की पूरी टर्म किसके नीचे आ रही है, 1 के नीचे। तो क्या ये QL बाय QH माइनस QL है, ऊपर चले जाएगा, ये आएगा QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। आई ये बात आपके पास, है ना। ये क्या हुआ, QH माइनस QL ऊपर चले गया। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल दूं, कि ये जो आपने लिखा है, ये तो आपने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। जरा ध्यान से देखिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना है, QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन निकल के आया, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप। एक रिलेशन ये आया।
किस किस के बीच में चाहिए? इन तीनों के बीच में चाहिए। रिलेशन जो हम निकालने वाले हैं वो इन तीनों के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। ये ठीक, चलिए देखिएगा अगला। अगर यहां से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि COP हमें पता है, COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। टॉप पे देखिए, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1, मतलब वही रेफ्रिजरेटर प्लस 1 या 1 प्लस रेफ्रिजरेटर। और अभी आपने लिखा कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ COP ऑफ हीट पंप। हीट पंप, अब हीट पंप की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा? ये वैल्यू रखेंगे तो 1/1 प्लस COP ऑफ R आ जाएगा। और ये किसके बराबर आ रहा है? ये हीट इंजन के बराबर आ रहा है। इसको यहां से क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप यहां से लिख सकते हैं, इसको पूरा इधर पहुंचा दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये प्लीज ठीक है, आगे बात समझ में। और अगर आप चाहें तो इसको माइनस भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे जिस फॉर्म में जिस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको केवल स्पेशल रिलेशन याद होना चाहिए कि वो होता कितना है, उसके बाद तो ठीक है ना। कंडीशन दो तीन चीजें हैं आपके पास कि हीट इंटरेक्शन जो होता है वो भी सेम होना चाहिए, वर्क इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन के बीच में, और ये रिलेशन है। क्लियर? अब मैं यहाँ से फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ ये रिलेशन जो आपने पढ़े हैं। पहला जो रिलेशन आया आपके पास, पहला रिलेशन क्या था? पहला रिलेशन था जिसमें आपने किस किस के बीच में रिलेशन बताया था? COP ऑफ हीट इंजन सॉरी हीट पंप इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। दूसरा रिलेशन आपने बताया कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की, वो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ हीट पंप के। ठीक। तीसरा रिलेशन आप बोल रहे हैं कि 1 प्लस COP ऑफ R, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है, सॉरी हाँ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो होता है 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। चलिए तो इतना आप रिवाइज करिएगा और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।